गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बारे में, ठीक है, कि जो भी पार्टिकल्स या सब्सटेंस है उसके अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी होती है और उस इंटरनल एनर्जी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं ये हमने देखा था, ठीक है। आज हम लोग वर्क डन के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिसको हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मतलब कोई गैशियस सिस्टम होगा उसमें हम क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से या तो गैस एक्सपांड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, तब हम बोलते हैं कि कुछ वर्क डन हुआ है। अगर कोई गैस एक्सपांड नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि कोई भी वर्क डन नहीं हुआ है, ठीक है। सो प्रेशर वॉल्यूम वर्क में दिस टाइप ऑफ वर्क इज इन्वॉल्व इन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ गैसेस, ठीक है। ये जो वर्क है वो कहाँ होता है, गैशियस सिस्टम में ही होता है। एंड इट इज़ द वर्क डन व्हेन द गैस एक्सपांड्स और कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। आपने प्रेशर अप्लाई किया, एक्सटर्नल प्रेशर है, उसकी वजह से या तो एक्सपांड होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हम उसको बोलेंगे वर्क डन हुआ है, ठीक है। जैसे कि एक मेरा पिस्टन है, ठीक है, इस पिस्टन में गैस है, तो यहाँ से कुछ एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, पी एक्सटर्नल, ठीक है, और यहाँ पर जो गैस की मॉलिक्यूल है ये भी कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो क्या होगा, अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है इंटरनल प्रेशर से, ठीक है, एक्सटर्नल ज़्यादा इंटरनल कम है, तो गैस क्या होगा, गैस जो है वो क्या होगा, कंप्रेशन होगा, ठीक है। इस केस में क्या होगा, कंप्रेशन, की एक्सटर्नल ज़्यादा है इंटरनल कम है। बट अगर एक्सटर्नल कम है और इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, एक्सटर्नल कम है और इंटरनल ज़्यादा है, तो गैस ऊपर की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, गैस एक्सपांड होगा, ठीक है। सो एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो पिस्टन में गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सपांड करेंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब इनमें कंप्रेशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट लिखा है तो कंप्रेशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन लिख सकते हो आप, ठीक है। सो कंप्रेशन या फिर एक्सपांशन होगा। तो यहाँ से आप देखो कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस नीचे आ जाएगी, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, है ना। आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर बनाती हूँ मैं। अब आपने प्रेशर लगाया तो पहले सपोज ये V1 वॉल्यूम था, ठीक है। अब जब आपने प्रेशर लगाया और एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा है तो देखो वॉल्यूम क्या हो गया, V2। सो वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो अगर हमने किसी पिस्टन पे या कोई गैशियस सिस्टम है उस पर हमने प्रेशर अप्लाई किया और उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, ठीक है, जब वॉल्यूम चेंज होता है तभी हम बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है। अगर वॉल्यूम चेंज ज़ीरो है, वॉल्यूम चेंज मतलब V2 माइनस V1 ज़ीरो, इसको हम डेल्टा V से भी डिनोट कर सकते हैं। डेल्टा मतलब चेंज के लिए हम लोग डेल्टा का नोटेशन देते हैं, ठीक है। सो अगर कोई भी चेंज नहीं हुआ है तो उस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। पर अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तभी हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है, ठीक। तो ये बात को याद रखेंगे कि वर्क डन तब होता है जब वॉल्यूम चेंज होगा, अदरवाइज वर्क डन हम क्या बोलेंगे कि नहीं हुआ है। सो इस केस में समझ में आ गया, P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन P इंटरनल, तब कंप्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा, या फिर अगर P एक्सटर्नल लेस देन P इंटरनल है तो एक्सपांड होगी गैस, ठीक है। सो अब हम लोग वर्क डन के लिए फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, हम ये वाला इसको कंसिडर करेंगे, इस डायग्राम को, कि हमने क्या किया है, इसमें गैस रखा हुआ है पिस्टन पे, ठीक है, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर हमने प्रेशर लगाया P एक्सटर्नल, ठीक है। पहले कितना वॉल्यूम था, पहले जो वॉल्यूम था वो था V1, ठीक है। और अब ये पिस्टन है, इस पिस्टन का कुछ एरिया होगा यहाँ पर, है ना। तो सपोज पिस्टन इस तरीके से सिलिंड्रिकल है तो उसका एरिया सपोज A है, ठीक है, एरिया है ना, जैसे ये है, इसका एरिया नीचे का क्या है, ये देखो रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया होगा नीचे का, है ना। तो अब रेक्टेंगल भी मान सकता, अगर ये पिस्टन रेक्टेंगुलर पिस्टन है तो इस तरीके से पिस्टन होगा, ठीक है, ये 3D होगा, है ना। तो ये जो एरिया है यहाँ पर, जो पिस्टन का ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, A है मान लो, ठीक है। अब आपने इस पर प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम कितना हो गया, V2, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। ये पिस्टन था, आपने प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया, और इसका एरिया क्या है, इसका एरिया A है, ओके। अब आप देखो यहाँ पर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है,
पहले क्या था वॉल्यूम V1 ये था, दिस इज दी V1, अब V2 हो गया। तो सपोज टोटल जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो L हुआ है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? आपने प्रेशर लगाया तो टोटल, पहले पिस्टन यहाँ था, अब पिस्टन यहाँ पर आ गया उसका, है ना, तो पिस्टन यहाँ पर आ गया तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, L हो गया है। तो इसको चलो लिख लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, नीचे जो हम लोग बोलेंगे उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पिस्टन सपोज था A² मीटर, ठीक है, या सेंटीमीटर जो भी ले लो, और जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर P है। ओके, सो वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है, फिजिक्स में आप पढ़ोगे W इज इक्वल्स टू F इनटू S, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल्स टू होता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज द प्रेशर। सो हमने यहाँ पर कितना प्रेशर लगाया, एक्सटर्नल Px, F और A, तो F हमको निकालना है, तो F क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू A हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, L। देखो यहाँ पर से पहले पिस्टन यहाँ था, अब यहाँ आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज L, ठीक है। सो इसको लिख लो यहाँ पर से, W इज इक्वल्स टू हो जाएगा P एक्सटर्नल इंटू A, तो F की जगह हमने ये पूरी वैल्यू रख ली, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, L, ठीक है। तो ये आ गया हमारा W। अब देखो A इंटू L, A इंटू मतलब एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ होता है क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पर देखो इसके बारे में बात करें, इस पूरे एरिया की यहाँ पर कंसीडर करो इसको, ठीक है। इसको अगर मैं 3D में बनाऊँ तो इस तरीके के बनेगा, इस पूरे एरिया को 3D में, है ना, ये तो 2D में दिख रहा है, 3D में दिखाएंगे। तो A मतलब ये पूरा A है और ये लेंथ, ठीक है। A इंटू L मतलब क्या हुआ उसका वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम कितना है, दिस इज व्हाट इज दिस, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, ये V1 है और ये V2 है, तो ये टोटल वॉल्यूम क्या है, V2 माइनस V1, ठीक है। सो यहाँ से A इंटू L क्या हो गया, V2 माइनस V1, या इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल V लिख सकते हैं। तो ये टोटल हो गया डेल V, ठीक है। V2 माइनस V1 क्या है, डेल V है, और ये किसके इक्वल है, A इंटू L के। सो W इज इक्वल टू क्या हो गया, P एक्सटर्नल इंटू डेल V, ठीक। इतना को नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताते हैं। सो W इज इक्वल टू हो गया हमारा P एक्सटर्नल इंटू डेल V। अब आप देखो, उसको ध्यान से सुनना है ना। अब देखो यहाँ पर V2 माइनस V1, ठीक है, V2 माइनस V1, V2 कम है और V1 ज़्यादा है। सपोज पहले अगर इसका 5 लीटर था, सपोज पहले वॉल्यूम गैस का आपने कंप्रेस कर दिया तो सपोज 3 लीटर हो गया, तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 मतलब माइनस में आ गया, -2। अगर ये डेल V माइनस में आ गया तो ये तुम्हारा W किस में आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। W क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पर देखो मैंने आपको लास्ट ईयर में बताया था कि W नेगेटिव कब होता है, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तब W उस केस में नेगेटिव होता है। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं, हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तब जाके ये इसमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। पहले V1 था, हमने ऊपर से कंप्रेस किया तो V2 हो गया, तो इट इज़ नॉट वर्क डन बाय द सिस्टम, इट इज़ वर्क डन ऑन द सिस्टम, हम वर्क डन कर रहे हैं, मतलब W की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, है ना। तो इस कन्वेंशन को, साइन कन्वेंशन को ध्यान में रखते हुए हम W को लेते हैं, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल V, नहीं तो फिर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम उस समय वर्क पॉजिटिव होता है, एंड व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम उस केस में वर्क नेगेटिव होता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन इससे पहले वाली क्लास में मैं लिखा चुकी हूँ, आप कॉपी पीछे पलट के देखो कि W नेगेटिव कब होगा, व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, और W पॉजिटिव होता है व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम।
तो यहाँ पर हम सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो W क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसलिए उस साइन को W को पॉजिटिव बनाने के लिए हम ओवरऑल जो हमारा ये जो फॉर्मूला आया है उसके सामने क्या लगा देते हैं, माइनस। तो हमारा वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी। ये जो केस है, ये जो वर्क डन है, इट इज़ वर्क डन फॉर दी इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, या फिर जिसमें बोलेंगे कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। ये जो वर्क डन है हमने कब निकाला है, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, या फिर वर्क डन जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिवर्सिबल तो आप समझते होंगे, है ना। तो ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है, इट इज़ वैलिड फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। हमने माना है कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है ना, कहीं पर भी हमने टेम्परेचर को अकाउंट में लिया है क्या, नहीं। तो ये जो फॉर्मूला है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इरिवर्सिबल की प्रोसेस के केस में प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। तो पी एक्सटर्नल कांस्टेंट है, या 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऐसा करके जो हमारा प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रेशर चेंज नहीं हो रहे। पर अगर सपोज हमारा प्रेशर वेरिएबल है, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हमको वर्क डन निकालना है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो उस केस में ये फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जब हम W निकालते हैं, प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल है, उस केस में जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, हमेशा क्या होते जाएगा, चेंज। तो वो वेरिएबल प्रेशर की कंडीशन में है। ठीक है, सो जैसे कि ये P है, ये V है, तो प्रेशर कांस्टेंट कैसा होता है, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर। पर अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर चेंज हो जा रहा है ना। इस वॉल्यूम में प्रेशर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर, तो प्रेशर हमारा लगातार चेंज हो रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला उस केस में वैलिड नहीं होगा। तो फिर क्या करेंगे भाई, उस केस में क्या करना होगा हम लोग को, तो उस केस में हम लोग को दूसरा फॉर्मूला लेना होता है। ठीक है, उस केस में हम लोग लेते हैं W इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V dV V1 से V2। जब हमारा अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब हमारा प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में हम W लेते हैं माइनस पी एक्सटर्नल डेल V dV डेल तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जो प्रेशर है कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में हमारा W क्या हो जाता है, माइनस पी एक्सटर्नल dV V1 टू V2। आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन है ना, क्या होता है, इंटीग्रेशन किया है, हमारा इनिशियली वॉल्यूम V1 था, फाइनल वॉल्यूम V2 हो गया है, उसमें हमने क्या किया, प्रेशर को इंटीग्रेट किया है। ठीक है, इंटीग्रेट में क्या होता है, एक छोटी सी स्ट्रिप लेते हैं आप लोग, इस तरीके से इंटीग्रेशन में आप पढ़ोगे तो पता लगे, एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे और उसको पूरे V1 से V2 के लिए क्या कर देंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, है कि सपोज ये V1 है और यहाँ पर क्या है, V2 है, तो इस इंटीग्रेट कर देंगे पूरा V1 से V2 के लिए। तो उसको हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा हमारा प्रेशर है उसको इंटीग्रेट करेंगे पी एक्सटर्नल V1 से V2 पे। ठीक है, अब इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो क्योंकि ये गैशियस सिस्टम है, तो गैशियस सिस्टम के लिए हमने पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ से P क्या हो जाएगा, nRT बाई V। तो यहाँ पर रख दो, P के लिए वैल्यू रख दो, तो W क्या होगा, यहाँ पर देखो माइनस V1 V2 nRT बाई V, है ना। P एक्सटर्नल की जगह मैंने क्या रख दिया, nRT बाई V और dV, है ना। अब हमको उसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स जो है कांस्टेंट है, हमने पिस्टन में जो है गैस के जितने मॉलिक्यूल्स लिए थे हमने उसको कोई भी चेंज नहीं किए। सो N फिक्स है, R गैस कांस्टेंट ये भी फिक्स है। आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट। बस वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है, वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है। सो बाकी सबका इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, सो इंटीग्रेशन की साइन से मैंने nRT को बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा, V1 V2 1 बाई V
dV। ठीक है, ये मेरा बचा है। अब एक चीज़ याद रखना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/v क्या होता है। ठीक, आपने इंटीग्रेशन ऑफ पढ़ा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx होता है log x ln x। ln जो है इट इज़ नेचुरल लॉग बोलते हैं ln को। आपका क्लास 10 से लॉग वाला चैप्टर हट गया है, जब हम पढ़ते थे तो लॉग पढ़ते थे क्लास 10 में। तो 1/x dx होता है ln x। ln मतलब ये एक नेचुरल लॉग है, log e भी बोलते हैं इसको, log e x। ठीक है, तो या तो ये ln x लिखो या log e x हो, दोनों ही एक ही है बात है। तो 1/x dx होता है ln x। सो 1/v dv क्या हो जाएगा, ln v हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ nRT 1/v का क्या हो जाएगा ln v, और इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें इंटीग्रेशन में वो भी लिमिट भी है v1 से v2, तो यहाँ पर हो जाएगा v1 to v2। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन की वैल्यू। 1/v क्या होता है ln x, तो वहाँ से आ गया 1/v का क्या हो जाएगा ln v। और क्योंकि इंटीग्रेशन का भी साइन है तो वो भी मैंने लिखा है, इसको नोट डाउन कर लिया। चलो अब आगे देखते हैं, इसके आगे क्या होगा। अब क्या होगा, इस v के जगह एक बार v2 रखेंगे, एक बार v1 रखेंगे। ठीक है, सो w इज इक्वल्स टू माइनस nRT, एक बार आप क्या रखो v2 रखो, तो ln v2 माइनस ln v1। ठीक है, एक बार v2 रखा v की जगह, एक बार v1 रखा, सो ln v2 माइनस ln v1 आ गया। ठीक, अच्छा एक और है, अब ये लॉग का एक और प्रॉपर्टीज़ होती है। लॉग की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ln a प्लस ln b इज इक्वल्स टू होता है ln a इंटू b। ठीक है, और वैसे ही ln a माइनस ln b अगर मैं बोलूँ तो ये हो जाता है ln a बाई b। ये a और b नंबर्स है ना, 5 6 7 है या x y z कुछ भी हो सकता है। सो ln a माइनस ln b क्या होता है ln a बाई b। ये कुछ लॉगरिथम के रूल्स हैं जो आप क्लास 10th में नहीं पढ़ पाए हैं, तो मैंने क्लास 12th के लिए एक वीडियो भी बनाया था लॉगरिथम के ऊपर, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो w इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस nRT, इसको क्या लिख सकते हैं ln v2 माइनस v1। ठीक है, ये क्या हो गया ln v2 माइनस v2 बाई v1। ठीक है, यहाँ पर v2 माइनस v1 को क्या लिख सकते हैं ln v2 बाई v1। ठीक है, क्योंकि ये लॉगरिथम की ही क्या है प्रॉपर्टीज़ है। ठीक, अब ये जो नेचुरल लॉग है इसको अगर लॉग बेस 10 में चेंज करना है, लॉग की बहुत सारी बेस होती है, लॉग बेस e, लॉग बेस 2, लॉग बेस 10। लॉग बेस 2 हम लोग जब बाइनरी पढ़ते हैं कंप्यूटर वगैरह तब हम लॉग बेस 2 का यूज़ करते हैं। लॉग बेस e जैसे ये ln लॉग है, इसको हम क्या बोलते हैं लॉग बेस e। फिर एक लॉग बेस 10 होता है। सो अलग अलग टाइप के लॉग होते हैं, जिसमें मोस्ट ईजिली वाला होता है लॉग बेस 10, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ जो है इसके टेबल में इसकी वैल्यूज़ गिवन होती है। एक लॉगरिथमिक टेबल भी होता है, आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं 11th 10th में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था लॉग पढ़ाना। आई डोंट नो क्यों CBSE ने उसे हटा दिया, कुछ समझ में नहीं आया। पर ये लॉगरिथम के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए तो मैं स्पेशली उसकी लिंक मैं आपको भेज दूँगी, वहाँ से आप पूरा लॉग के ऊपर पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा। अब ln लॉग को जब आपको लॉग बेस 10 में चेंज करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से, तो वो बेस किस में चेंज होता है लॉग बेस 10 में। ठीक, तो ये मैंने क्या किया 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये लॉग बेस 10 में चेंज हो गया, तो मुझे ये फाइनल फॉर्मूला मिल रहा है। ठीक, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर W इन केस वेरिएबल प्रेशर या रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के केस में वर्क डन था, और उससे पहले मैंने इरिवर्सिबल के केस में भी आपको बताया ये रिवर्सिबल था, और इरिवर्सिबल में सीधा P एक्सटर्नल इंटू क्या लिख दो डेल्टा V। तो ये है इरिवर्सिबल एंड ये किसका है रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये पूरा डेरिवेशन है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। एग्जाम में आ सकता है कि डिराइव दी फॉर्मूला फॉर दी वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये पूरा आपको स्टेप्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसका पूरा, और ये किसके लिए है इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें एक और टर्म आता है कि अगर वैक्यूम है, तो वैक्यूम है मतलब आसपास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है,
ठीक है। अगर हमारा पिस्टन वैक्यूम में रखा है, ठीक, जैसे ये पूरा वैक्यूम है यहाँ पर और यहाँ पर मेरा पिस्टन रखा हुआ है, तो इसमें गैस के मॉलिक्यूल है। तो जब वैक्यूम होता है ना, वैक्यूम में एटमॉस्फेयर नहीं होता, उसमें कुछ देखो हमारे ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बोलते हैं ना 180 m इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेयर हम पे क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। हमारे आसपास बहुत सारी गैसेस हैं वो हम पे प्रेशर लगाते हैं, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। पर अगर वैक्यूम है मतलब वहाँ कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, मतलब कोई एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं वहाँ पर। जब एक्सटर्नल प्रेशर होगा ही नहीं तो वैक्यूम में हम क्या करते हैं, P एक्सटर्नल 0 लेते हैं। इस चीज़ को याद रखेंगे, वैक्यूम में जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो 0, क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो एक्सटर्नल कोई प्रेशर लग ही नहीं रहा है। यहाँ पर आप हर चीज़ में देखो, हर चीज़ में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगा रहा है, हम में, आप में, स्टेबल चेयर सब में, ठीक है। बट अगर वहाँ पर वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा। उस केस को हम लोग बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। क्या बोलते हैं उसको? फ्री एक्सपांशन का केस बोलते हैं, ठीक। तो याद रहेगा, फ्री एक्सपांशन में क्या होता है, P एक्सटर्नल 0 होता है। ये चीज़ याद रखने वाली बात है, ठीक। तो अब आगे हम लोग करते हैं प्रॉब्लम 6.2, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 6.2, ठीक है। इसको देखेंगे, मैं बता रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लो, पूरा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ, आ सकता है डेरिवेशन इसके लिए, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम 6.2 देखो, 2 liters ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm एक्सपांड आइसोथर्मली इनटू अ वैक्यूम अंटिल इट्स वॉल्यूम इज 10 liters। 2 liters, पहले V1 कितना था, 2 liters था, उसके बाद वो एक्सपांड हो गया, कितना हो गया, 10 liters हो गया। हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन इन द एक्सपांशन, ठीक है। तो बोलता है वैक्यूम में है ना, जो गैस है, जो आइडियल गैस है, इट इज़ इनटू अ वैक्यूम, कहाँ रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। अगर अभी जस्ट मैंने बताया कि वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, 0, सो वर्क डन क्या हो जाएगा, P वर्क डन होता है माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब एक्सटर्नल प्रेशर 0 तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0, और वर्क डन 0 हो जाएगा तो हीट भी कोई एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था प्रॉब्लम 6.2 में, कितना वर्क डन होगा, 0 वर्क डन, और हीट भी नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस, क्योंकि वो किस में रखा है, वैक्यूम में रखा है, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आया ना, 2 liter ऑफ एन आइडियल गैस एट अ प्रेशर ऑफ 10 liter एक्सपांड आइसोथर्मली इनटू अ वैक्यूम अंटिल इट्स वॉल्यूम इज 10 liter। कब तक एक्सपांड होता है 2 liter गैस, जब तक उसका वॉल्यूम कितना नहीं हो जाता, 10 liter नहीं हो जाता, तब तक वो एक्सपांड करता है। तो कितना प्रेशर होगा, कितना प्रेशर होगा, 0 प्रेशर होगा, वैक्यूम है क्योंकि अभी जस्ट बताया, तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा और कोई भी हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक। अब अगला देखते हैं प्रॉब्लम 6.3। Consider the same expansion but this time against a constant pressure 1 atm, है ना, वही एक्सपांशन लेना है, एक्सपांशन सेम लेना है, मतलब पहले 2 लीटर था, अब वॉल्यूम 10 लीटर हो गया, एक्सपांड हो गया, ठीक है। हमारा इस तरीके से पिस्टन था, ठीक है, पहले उसका 2 लीटर था, वो एक्सपांड हो गया, कितना हो गया है, 10 लीटर। तो हमको सेम एक्सपांशन लेना है, पर इस समय क्या हो रहा है, इस पर कांस्टेंट प्रेशर लग रहा है 1 atm का, ठीक है। यहाँ पर एक जो प्रेशर है वो कितने का है, 1 atm का एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है। तो इस केस में कितना वर्क डन होगा, सो कांस्टेंट प्रेशर के केस में वर्क डन कितना था, आप बताइए, अभी बस जस्ट बताया था। कांस्टेंट प्रेशर मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस में कितना था, माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। सो P एक्सटर्नल हमारा कितना है, 1 atm, ठीक है, और वॉल्यूम कहाँ से कहाँ हो गया, 10 - 2, तो ये कितना हो गया, -8, मतलब -8 हो रहा है और ये कितना होगा, जूल में, ये है लीटर atm, इसका यूनिट क्या है, लीटर atm। अगर W माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम वर्क कर रहा है, यहाँ पर गैस वर्क कर रहा है, 2 लीटर था, एक्सपांड होकर 10 लीटर हो गया, तो हियर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम, इसलिए जो यहाँ पर वर्क डन है वो क्या है, नेगेटिव है। तो दिस इज द वर्क डन
एंड माइनस साइन, व्हाट माइनस साइन इंडिकेट, इट इंडिकेट्स दैट द वर्क इज डन बाय द गैस। ठीक है, क्लियर हो गया। 6.4 कंसिडर द सेम एक्सपांशन टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर कंडक्टेड रिवर्सिबली। अब यहाँ पर देखो रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया है। सो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए W कितना होता है, थर्ड में क्या बोल रहा है देखो, कंसिडर द सेम एक्सपांशन टू अ फाइनल वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर कंडक्टेड रिवर्सिबली। जब रिवर्सिबल का केस था तो वर्क डन मैंने ये बताया था W इक्वल्स टू -2.303 इंटू NRT log V2 बाय V1। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। तो ये हुआ वर्क डन का फॉर्मूला, जिसमें हमने दो फॉर्मूला निकाला, एक जो है कांस्टेंट प्रेशर के लिए जिसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, और एक जो था हमारा वेरिएबल प्रेशर के लिए जो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो आपको याद रखना है कि कांस्टेंट प्रेशर है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, रिवर्सिबल प्रोसेस है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, और वैक्यूम है तो टोटल एक्सटर्नल प्रेशर क्या रखा जाएगा, 0। तो वैक्यूम, ये सब केस है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो वर्क फॉर्मूले में हमने 3 टाइप के अलग अलग प्रोसेस पढ़ लिए। ठीक, अब हमारा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा और इसके बाद हम सारी बातें उसी टॉपिक पे करेंगे, वो है एंथैल्पी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए एंथैल्पी। ठीक है, सो एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी हीट कंटेंट होता है ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर में कितना हीट है उस सिस्टम में, वो क्या बताता है, एंथैल्पी। और इसका फॉर्मूला होता है एंथैल्पी का H = U + PV। मतलब एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी जो होती है उस सब्सटेंस में कितना इंटरनल एनर्जी है प्लस उसका प्रेशर और उस समय उसमें वॉल्यूम क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है एंथैल्पी। ठीक है, और एंथैल्पी भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक, तो एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है मतलब ये सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, फाइनल और इनिशियल वैल्यू पे। अगर मैं डेल H निकालूं तो डेल H हो जाएगा डेल U + P डेल V, है ना। P कांस्टेंट है, मैंने कांस्टेंट प्रेशर बोला है, तो P कांस्टेंट है तो P में कोई चेंजेस नहीं होंगे। किस में चेंज होंगे, इंटरनल एनर्जी में और उसके वॉल्यूम में। ठीक है, गैस के। सो अगर क्योंकि H एक स्टेट फंक्शन है तो वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। U जो इंटरनल एनर्जी में स्टेट फंक्शन है और वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है, और यहाँ पर प्रेशर जो है कांस्टेंट है, इसलिए उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो फाइनल जो है एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला होता है डेल H = डेल U + P डेल V। तो व्हाट इज एंथैल्पी, हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट होता है उस समय जो सिस्टम में हीट होता है, दैट इज दी एंथैल्पी। और उसका होता है फॉर्मूला H = U + PV। और यहाँ पर U क्या है, इंटरनल एनर्जी, जो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, P प्रेशर और V वॉल्यूम। ठीक है, H जो है एक स्टेट फंक्शन है, मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करता है, इसलिए हम एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। डेल H मतलब क्या हुआ, डेल्टा H मतलब H2 - H1। डेल्टा H मतलब होता है H2 - H1। इसका होता है डेल्टा U + P डेल्टा V। P में हमने डेल्टा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है। डेल्टा बताता है चेंज। डेल्टा U मतलब क्या होता है, U2 - U1। डेल्टा V मतलब क्या होता है, V2 - V1, मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इस तरीके से हम इंटरनल एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, डेल्टा H जो होता है, इट इज़ दी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो लिख लो, डेल्टा H होता है Q हीट एब्जॉर्ब्ड एट दी कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा H हुआ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक, क्लियर हुआ इतना। अब इसका भी जैसे हमने साइन कन्वेंशन मैंने आपको इंटरनल एनर्जी में बताया था, वर्क में बताया था, हीट में बताया था,
साइन कन्वेंशन। वैसे इसका भी कुछ साइन कन्वेंशन है, ठीक है, तो इसका भी साइन कन्वेंशन आप लोग लिख लीजिए। डेल्टा एच कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव। सो डेल्टा एच पॉजिटिव कब लेंगे हम लोग, डेल्टा एच पॉजिटिव फॉर द एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच है वो क्या होगा, पॉजिटिव। एंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब कुछ सिस्टम क्या हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब हीट उसके अंदर आ रही है, इसलिए वो क्या है, पॉजिटिव। सो ये होता है कब, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक मतलब विच द रिएक्शन विच एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो यहाँ पर हो रहा है हीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, सो डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और डेल्टा एच हमारा अगर निगेटिव है तो वो कैसा रिएक्शन होगा, वो होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब क्या होता है, हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। सो साइन कन्वेंशन को याद रखेंगे, कब हमको डेल्टा एच पॉजिटिव लेना है, कब डेल्टा एच नेगेटिव। जब हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो डेल्टा एच को हमको नेगेटिव लेना है, और डेल्टा एच को पॉजिटिव जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है रिएक्शन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें हीट निकलती है, जैसे कंबशन है ना, कंबशन मतलब कोई चीज़ बर्न होती है, तो बर्निंग में हमेशा हीट रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है। सो जितने भी कंबशन रिएक्शन होंगे उसमें एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, सो ये साइन कन्वेंशन को बहुत याद रखना है आप लोगों को। ठीक, अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो डेल्टा एच है, डेल्टा यू हम लोग लेते हैं यहाँ पर, इट इज़ इनसिग्निफिकेंट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, सॉलिड क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं होता है ना। अगर सॉलिड को आप गर्म करते हैं या उसको प्रेशर चेंज करते हो, कोई सॉलिड है ना, मेरे पास एक चौक ही है सपोज, चौक में अगर मैं कितना भी प्रेशर लगा लूँ उसका वॉल्यूम चेंज होता है क्या, नहीं, टूट जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लिक्विड में भी मैं कितना भी प्रेशर लगा लूँ उसका भी वॉल्यूम चेंज बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, सो अगर डेल्टा वी चेंज ही नहीं हुआ तो डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू हो जाएगा, है ना। अगर डेल्टा वी जीरो है तो डेल एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल यू। सो सॉलिड और लिक्विड की केस में जो इंटरनल एनर्जी है वही क्या होगी, एंथैल्पी होगी। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में जो डेल एच का कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि डेल्टा वी जीरो आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो उसका जो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है लिक्विड और सॉलिड का। तो डेल्टा वी जीरो है तो डेल्टा वी जीरो हो गया तो डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू हो गया। सो सॉलिड और लिक्विड के केस में डेल्टा एच इनसिग्निफिकेंट है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट गैशियस के केस में डेल्टा एच की ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि अगर कोई गैस है और गैस को आप प्रेशर लगाते हो तो उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से हम गैसियस के केस में इसको कंसिडर करते हैं डेल्टा एच को। और उस समय क्या फॉर्मूला हो जाता है, गैस के केस में अगर गैसियस सिस्टम है तो हम डेल्टा एच का दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। इसका डेरिवेशन मैं नहीं बताऊंगी, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रही हूँ। ठीक है, तो गैसियस सिस्टम के लिए डेल एच होगा दिस इज द फॉर्मूला, डेल एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, अब यहाँ पर डेल्टा एन जी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। और डेल्टा एन जी में ये जी जो है गैस को डिनोट करता है, मतलब जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसको ही, उसके ही नंबर ऑफ मोल्स आपको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सॉलिड के नहीं कंसिडर करना है, लिक्विड के नहीं कंसिडर करना है, सिर्फ और सिर्फ जो गैशियस मॉलिक्यूल हैं उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं वही हमको काउंट करना रहेगा। सो ये जो फॉर्मूला होता है ये हम गैशियस सिस्टम में अप्लाई करते हैं एंथैल्पी चेंज निकालने के लिए, कितनी एंथैल्पी चेंज हुई है निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आर यहाँ पर क्या है, गैस कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.31, और टी जो टेम्परेचर है केल्विन में। ठीक है, तो ये हो गया एंथैल्पी, समझ में क्या हुआ, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा।
ये चेंज इन दी एंथैल्पी का फॉर्मूला है और ये स्पेशली गैसियस के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला जनरली कहाँ से आया है? ये फॉर्मूला आया है PV = nRT से। PV की जगह मैंने nRT रख दिया है ना। n की जगह मैंने n जो है नंबर ऑफ मोल्स है तो उसको डेल्टा Ng से रिप्रेजेंट किया है। डेल्टा Ng क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक। तो इसी पे बेसिक न्यूमेरिकल है, प्रॉब्लम 6.5 उसको कर लेते हैं हम लोग। पढ़ेंगे, चलो आप अपनी बुक खोल लेना। एग्जाम्पल है आपकी बुक का ही, एग्जाम्पल 6.5 है। आई होप इट इज़ विजिबल, ठीक है। एंथैल्पी के जस्ट बाद एक न्यूमेरिकल है। इफ़ वाटर वेपर इज अज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 bar at 100 degree centigrade is 41 kilojoule per mole. Calculate the internal energy change when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 degree centigrade. और सेकेंड केस है 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। तो पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या गिवन है और क्या निकालना है। देखो, वाटर वेपर क्या है? इज अज्यूम टू बी अ परफेक्ट गैस। वाटर वेपर को हम परफेक्ट गैस लिखे हैं, एक आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर vaporization of 1 mole of water at 1 bar and 100 degree centigrade is 41 kilojoule per mole. So molar enthalpy change मतलब del H कितना दिया है? 41 kilojoule per mole, ठीक है, इतना दिया हुआ है मोलर एंथैल्पी चेंज। 100 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब टेम्परेचर दिया हुआ है 100 प्लस 373 केल्विन, तो हमने सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर दिया, ठीक है। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, हमको डेल यू निकालना है। व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज वेपराइज्ड एट 1 bar प्रेशर एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहला पार्ट है 1 मोल ऑफ वाटर का 1 मोल है, इसको हम वेपराइज कर रहे हैं और किस में चेंज कर रहे हैं? गैस में। तो इस केस में कितना इंटरनल एनर्जी चेंज होगा? डेल यू निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी निकालना पड़ेगा पहले। तो डेल्टा एन जी क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और मैंने जैसे ही बताया कि इसमें सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स को ही कंसिडर करना है। तो देखो, ये तो लिक्विड है पर रिएक्टेंट साइड में कोई भी गैस नहीं है। प्रोडक्ट साइड में गैस है H2O जिसका कितना है 1 मोल। रिएक्टेंट साइड में कोई भी गैस नहीं है इसलिए इसका 0। तो टोटल डेल्टा एन जी कितना आ गया? 1। अब इसमें वैल्यू रख दो। डेल एच कितना है? 41। डेल्टा यू हमको फाइंड करना है। डेल्टा एन जी कितना आ गया? यहाँ से 1। आर होता है 8.31। टेम्परेचर हमने लिखा कितना है? 373। आप इसको कैलकुलेट करो तो डेल्टा यू आ जाता है ये हमारा आ गया डेल्टा यू फर्स्ट केस में। जब वाटर किस में चेंज हो रहा है? वेपराइज हो रहा है। उस केस में इंटरनल एनर्जी चेंज इतनी, इंटरनल एनर्जी कम हो गई है, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में क्या बोलता है? 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। 1 मोल वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब H2O जो हमारा लिक्विड है वो H2O सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इस केस में डेल्टा एन जी कुछ होगा क्या? कोई भी गैसियस स्टेट में है क्या? प्रोडक्ट माइनस होता है रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पर भी कोई गैस नहीं, यहाँ पर भी। तो डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? 0। अब डेल्टा एन जी 0 हो गया तो डेल एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल यू। तो हमारा डेल यू कितना आ गया? जितना डेल एच है। डेल एच कितना है? 41। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सॉलिड के केस में या लिक्विड के केस में जो डेल्टा एच है वही डेल्टा यू होता है ना। जो डेल्टा यू है वही डेल्टा एच होता है। तो सॉलिड या लिक्विड के केस में जो है डेल्टा एच की कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। पर जब गैसियस मॉलिक्यूल जैसे ही आ जाते हैं उस केस में देखो डेल्टा एन जी 1 हो गया और इस केस में हमारी इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी जो है वो चेंज हो गई,
ठीक है। सो लिक्विड है या गैशियस स्टेट में है तो जो इंटरनल एनर्जी वही हमारी एंथैल्पी है, बट गैशियस के केस में अलग अलग होती है। एंथैल्पी का जो सिग्निफिकेंट है वो सिर्फ और सिर्फ गैशियस मॉलिक्यूल के केस में होता है, लिक्विड या सॉलिड के केस में उतना नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गई एंथैल्पी, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था थर्मोडायनेमिक्स में। इसके भी एक आध न्यूमेरिकल इसी बेसिस पे आ सकते हैं। ठीक है, सो अब अगली क्लास में हम लोग और एंथैल्पी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो आगे भी बहुत इम्पॉर्टेंट आने वाला है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब अगला लेक्चर अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।